नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं तनुज गौरव आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है। अमेरिका ने उन 3 न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान के हमला किया है जो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, जिसमें पहला है नतांज, दूसरा इस्फहान और तीसरा फोर्दो। फोर्दो वही न्यूक्लियर साइट है जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, जिसमें ईरान धरती के लगभग 80 से 90 मीटर नीचे ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रेगुलेट करता है जहां प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जाता है। वो लगभग ऐसी सिक्योरिटी मेंटेनेंस करते हैं जो दुनिया में किसी के पास ऐसी हथियार नहीं है जो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन माना जा रहा था कि यूएस के पास ऐसी बॉम्ब है जिसको यूएस ने इस्तेमाल भी किया है, B2 स्टील्थ बॉम्ब और बंकर ब्रेकर, बंकर बस्टर के नाम से भी जानते हैं उसको। तो ऐसा वाकई हो पाया है या नहीं, या यूएस ने ऐसा अचानक से क्यों किया, ये सब जानेंगे। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह चुके थे कि 2 सप्ताह के बाद इस बात पे डिसाइड होगा कि ईरान के साथ उनको क्या करना है, ईरान को लेकर क्या पोजीशन रखना है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन यूएस को ईरान पे अटैक करना पड़ा। तो इस कड़ी में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिसमें एक प्रमुखता से ये बात कही जा रही है कि यूएस यूएन चार्टर के एलिमेंट्स को, आर्टिकल्स को वायलेट करके ये अटैक किया है। इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है उसने यहाँ तक कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया है। कैसे किया है, किस किस बेसिस पे किया है, ये सब हम समझेंगे। लेकिन सबसे जरूरी सवाल कि जब 2 सप्ताह का वक्त लिया जा चुका था यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि यूएस प्रेसिडेंट को अटैक करने का ऑर्डर देना पड़ा? ऐसी क्या चीजें थी, ऐसी कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर भी? उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फोर्दो को लेकर अलग अलग क्लेम्स हो रहे हैं। जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है ईरान का, ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि यूएस के अटैक में उनकी 10 से 15% ही चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिसमें एंट्री गेट और एग्जिट गेट मुख्य तौर पे डिस्ट्रक्शन का पार्ट बनी है। लेकिन ओवरऑल वो न्यूक्लियर साइट बहुत सेफ है। यूएस और इजराइल का ऐसा दावा है कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन फोर्दो पे किया है और लगभग न्यूक्लियर जो पूरी फैसिलिटीज थी उसको डिस्ट्रॉय होने का दावा किया है। कहाँ तक ये तथ्य है, कितनी बातें सच हैं, ये तो अभी समय के साथ ये पता चल पाएगा। लेकिन जो जरूरी सवाल है एक आईआर के स्टूडेंट के होने के नाते, एक आईआर के समझने पढ़ने लिखने वालों के लिए, कि क्या यूएस इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करता भी है या कोई और फोर्सेस हैं जो इसको चलाती हैं? इस बात का सही उत्तर जो हमें अभी तक पूरे रिसर्च में मिला है, उसमें जॉन मेयर सिमर, यूएस के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते आए हैं, रियलिज्म पे बात करते आए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पिछले 3 दशक में, 3 डिकेड्स में, आखिर यूएस के फॉरेन पॉलिसी को जो रेगुलेट कर रहे हैं उनको वो टर्म देते हैं इजराइल लॉबी। जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें इजराइल लॉबी का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। और वो इजराइल लॉबी किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, किसी भी रिलीजन से आते हैं, लेकिन उनका मुख्य एजेंडा ये होता है कि अनकंडीशनल इजराइल को सपोर्ट किया जाए, नो मैटर इजराइल क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि यूएस पिछले 3 दशक में मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं निकल पा रही, मिडिल ईस्ट में ना चाहते हुए भी उलझी रहती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक बार ओबामा, जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, जब उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने अपने टर्म में जो भी काम किए हैं, आपको ऐसा कभी लगा कि आप और करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए? तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि उन्होंने कोट में करता हूं उनको कि आई वॉन्टेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बट आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ इजराइल लॉबी। इसका मतलब यह हुआ
कि वो और भी उनके नीतियों में, उनके प्लानिंग में और भी काम और भी चीज़ें चल रही थी जो करना बाकी था, लेकिन ये इजराइल लॉबी की वजह से, उनके प्रेशर से वो नहीं कर पाए, जिसमें अनेक चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से, बट उन्होंने मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ऐसी लॉबी बैठी है जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को फोर्स करती है या उसको अफेक्ट करती है उनके पॉलिसी में डिसीजन लेने की। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप लोग भी पढ़ें, यूएस फॉरेन पॉलिसी, इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी बाय जॉन मियर सिमर। तो ये तो हुई एक बात कि आखिर 2 सप्ताह का वक्त लेने के बाद क्यों अचानक से ट्रंप को अटैक करने का ऑर्डर देना पड़ा। तो ये एक इंटरनल प्रेशर हो सकता है उस लॉबी का, क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही थी। ईरान रेगुलरली बॉम्बिंग कर रही है, ईरान और इजराइल के बीच रेगुलरली टेंशन एस्केलेट हो रहे थे, और इजराइल अपने जो लेटेस्ट और मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल करने लगा था। तो इजराइल को एक सिग्निफिकेंट लॉस होता दिख रहा था। लेकिन क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन था? तो बहुत सारे एक्सपर्ट की माने तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन अमेरिका ने अटैक करके साफ साफ किया है। चार्टर, यूएन चार्टर के आर्टिकल 6 में ये बात कही गई है कि अभी कभी भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है तो दोनों कंट्रीज पीसफुली उसको रिजॉल्व करें। साथ ही साथ आईएई के चार्टर में लिखा हुआ है कि कभी भी कोई न्यूक्लियर अटैक किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उस पर अटैक करने की इजाजत किसी देश को नहीं मिलती है। तो ये किस बेसिस पे अमेरिका ने, या क्या वायलेशन नहीं है? साथ में उनकी अपनी इंटेलिजेंस, जो उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, जिसकी चेयरपर्सन तुलसी गवार्ड हैं, उन्होंने साफ कहा था कि ईरान ऐसा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई न्यूक्लियर थ्रेट खड़ा करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। जब ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया कि आप, तुलसी गवार्ड ऐसा स्टेटमेंट दे रही हैं, तो ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। तो एक आपके अपने इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन का स्टेटमेंट ऐसे डिफाई कर देना, ऐसे डिनाई कर देना एक उस स्टेट के प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा इसमें कि यूएस ने जब अटैक किया तो उसके पहले से और उसके बाद भी आज तक यूएस की पब्लिक सड़कों पर आ गई है, और जगह जगह अलग अलग तरीके से एक प्रोसेशन हो रहा है, एक रिवोल्ट का फॉर्म ले रहा है वो प्रोसेशन, और उनका साफ कहना है नो मोर वॉर इन मिडिल ईस्ट और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसको लीड कर रहे हैं बर्नी सैंडर्स, जो एक सीनेटर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्होंने साफ साफ कहा अपने एक स्पीच में कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, क्योंकि किसी भी कंट्री में वॉर स्टार्ट करने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं हो सकता है। वो यूएस एक रिजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद प्रेसिडेंट को ये पावर मिलता है कि वो किसी कंट्री में जाए और अटैक करे, ये अटैक करने की पूरी स्ट्रेटजी तैयार करे। लेकिन ऐसी कोई रिजोल्यूशन यूएस कांग्रेस से या यूएस पार्लियामेंट से पास नहीं की गई। एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर इस अटैक के बाद ईरान कैसे बिहेव करेगा, या पूरी दुनिया जो ईरान से इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है, वो इस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहला रिएक्शन जो ईरान का है, उसने अपने पार्लियामेंट से ये रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करेगी। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि उसके जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका मोहर लगना जरूरी होता है उस पर, तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, बट पार्लियामेंट ने वो पास कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो फारस की खाड़ी है, जो पर्शियन गल्फ है, उसको इंडियन ओशन से जोड़ती है। एक बड़ा ट्रेड डेली बेसिस पे होता है वहाँ। आप समझिए कि अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो बहुत असर हमारे इंडिया पे भी पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। यूएस के बेसेस हैं वहाँ पे,
जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि व्हाट ऑल ऑप्शंस डू यू वांट टू एक्सप्लोर आफ्टर दिस अटैक, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सारे रास्ते अब खुले हैं और ऐसा कोई रेड लाइन नहीं है जो यूएसए और इजराइल ने क्रॉस नहीं किया, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसने वो ब्रेक नहीं किया, तो हम अब कुछ भी कर सकते। ये भी सुनने में आ रहा है एक खबर कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान समर्थित संगठन है जैसे हौथी है यमन में, उन्होंने यूएस के साथ पहले डील कर रखा था कि रेड सी में जितने भी शिप्स हैं जो यूएस के जाएंगे उस पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा हौथीज द्वारा। लेकिन हौथीज ने ये जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया है। ईरान में जब अटैक हुआ उसके कुछ देर के बाद इसने वो एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया और ये थ्रेट दिया है कि अब जो भी शिप्स रेड सी से होते इंडियन ओशन में जाएंगे उस पर हमारा कंट्रोल होगा और मेरे इजाजत के बिना नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के ज्योग्राफिकल और डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं उस रीजन में। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अब ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि रशिया और चाइना इस बात को कंडेम कर चुके हैं कि ये अटैक कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुलाने की बात की जा रही है। यूएन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि ये यूएन चार्टर का एक तरीके से वायलेशन है और पीसफुली इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने अटैक कर दिया। इजराइल ने ऑब्वियसली इसको बहुत सराहा है। इवन कि पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भले अजीब अजीब हरकतें भारत के साथ करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया है कि ईरान पे जो अटैक है एक तरीके से जस्टिफाइड नहीं। और पिछले ही दिन पाकिस्तान ने यह भी कह दिया था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति का। खैर, पाकिस्तान इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में फंसा रहता है। हम बात करेंगे ईरान और यूएसए की उस पॉलिटिक्स को जो अब इस रीजन में बहुत हद तक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को जन्म देने जा रहा है। रशिया और चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर होता है कुछ दिनों में तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यूएसए ने ऐसा माना जाता है, बहुत एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब ईरान एनपीटी से बाहर आ सकता है। अभी तक एनपीटी का जो प्रोटोकॉल था उसको भी वायलेट किया गया है यूएस द्वारा, क्योंकि एनपीटी कहता है कि सिविल फैसिलिटीज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना कोई बुरी बात नहीं है और उस पर किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी कंट्री के द्वारा कोई अटैक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी, सिविल पर्पस के लिए वो रेगुलेट किया जाता है, वो फंक्शन हो रहा है, वो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वो चीज़ें चलाई जाती और आपने उस पर अटैक किया है। जबकि आपकी अपनी इंटेलिजेंस ये कह रही है, यूएस की अपनी इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान ऐसा कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना नहीं रहा है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की तरफ वो बढ़ रहा हो या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहा हो, न्यूक्लियर वेपन बना रहा हो। तो ये एक अथॉरिटेटिव नेचर को दिखाता है, एक इंपेरियल पावर को दिखाता है, जो कि वहां की यूएस गवर्नमेंट की अपोजिशन लीडर्स भी कह रहे हैं कि अथॉरिटेरियन जब भी इस तरीके का बिहेव करता है तो अपने इंस्टीट्यूशन को पहले डिफाई करता है। अब ये हम भारत वालों के लिए भी सीखना जरूरी है कि अगर हम किसी देश से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और यहाँ की अपोजिशन अगर किसी भी कारण से वॉर मॉन्गरिंग को रोकती है या एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करती है, उस समय पर आप उसको एंटी नेशनल नहीं। ये अगर कोई डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी है और वहां ये चीजें हो रही हैं, वहां पब्लिक सड़कों पे आ रही है वॉर के खिलाफ, तो भारत भी एक डेमोक्रेसी है। गाहे बगाहे हम भी ये कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बर्नी सैंडर्स ने अभी हाल फिलहाल एक बात बहुत अच्छी कही कि यूएस ने सिर्फ इराक वॉर में, और इराक वॉर के वक्त भी यही बातें कही गई थी कि इराक केमिकल वेपन्स बना रहा है। इजराइल लॉबी के प्रेशर में यूएसए ने उस पर अटैक किया, बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। दैट अटैक वॉज यूजलेस, दैट अटैक वॉज फॉर सम अनदर पर्पस, फॉर रेजिम चेंज एंड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। यही सेम प्लॉटिंग अगर दोबारा होती है तो बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमेरिका में पिछली बार इराक वॉर में 4500 से 5000 के लोगों की जान गई थी।
इस बार फिर ऐसा ना हो और हमारी अमेरिका की अपनी ज़रूरतें हैं जो दिक्कत पैदा कर रही हैं, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के इनइक्वालिटी, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का क्या रुख रहता है, किस दिशा में ये जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए आगे की बात हम करेंगे। लेकिन एक उम्मीद है कि ये चीज़ें थमें और ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि इकोनॉमिकली इंडिया और अदर रीजन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैम्पर हो जाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत में आ जाएं। इसलिए उम्मीद है कुछ बेहतर हो कुछ दिनों में। नमस्कार, जय हिंद।